हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा ओवर 7 के ऊपर। चलिए सर, आज ये फटाफट से एक बार सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज अड्डा वाले बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल के ऊपर। राइट, इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब? गुड, ऑल गुड। चलिए, क्लियर है। चलिए, सेशन एक बार सारे बच्चे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। हर जगह पर सेशन को एक बार सारे बच्चे क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, है ना। चलो, क्लियर है इतनी बात। एक बार सारे के सारे बच्चे क्या कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। मैं भी एक बार सेशन को शेयर कर देता हूं, आप सब भी एक बार सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो। क्योंकि लेकर आ चुका हूं एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक के अंदर बच्चों को होती है बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। वॉइस इज लो। अब क्लियर है क्या आवाज? अब आवाज क्लियर है क्या? सबको सुनाई दे रहा है बढ़िया तरीके से? बताओ एक बार मेरे को फटाफट से। पेपर लीक भी करवाऊंगा बेटा, आज ही लेकर आऊंगा। पेपर लीक का भी आज ही लेकर आऊंगा। गेस्ट पेपर जो है वो आज लेकर आ रहा हूं रात को 8 बजे। तो 8 बजे भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो बेटा, आज हम लोगों ने क्या करना है, आज करना है हमने केस बेस्ड प्लस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अब केस बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को करवाने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करना चाहता हूं। वो चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है। हाउ वी बेसिकली अप्रोच दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए और इन क्वेश्चंस को बेसिकली कैसे लेकर जाना चाहिए, राइट, कैसे करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, कई बार आता है हमारे माइंड में क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन करने कैसे हैं ये, है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है और वो चीजें क्या है, यहां पर सुन लो जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। चाहे आप केस बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लें, चाहे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, यानी कि अगर आपके पास केस स्टडीज भी आती है, राइट, दो चीजें हैं या फिर दो टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक आपके पास केस स्टडीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिक्चर बेस्ड। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब एक चीज ना ध्यान से समझना है ना, चाहे मैं केस स्टडीज की बात कर रहा हूं, चाहे मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्या चीजें आप लोगों को जरूर कंसिडर करनी चाहिए इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते टाइम पर। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन है चाहे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन, एक मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अगर मैं केस स्टडीज की बात करता हूं ना, तो केस स्टडीज की वेटेज जनरली अगर आपको देखा जाए तो 6 मार्कर का क्वेश्चन आपको यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन से देखने के लिए मिलता है। 6 मार्कर का क्वेश्चन होता है। कितने मार्कर का क्वेश्चन होता है? 6 मार्कर का क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर अगर मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पिक्चर बेस्ड आप लोगों से 1 मार्कर में भी कई बार पूछ लेता है, 1 मार्कर के फॉर्म में भी आपको पिक्चर लगाकर क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर उसको आपसे कॉन्सेप्ट जो है वो वेरीफाई करवाना है या फिर वो ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको कॉन्सेप्ट कितने बेहतर तरीके से आता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, 1 मार्कर के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्कर के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? 3 मार्कर के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। और जनरली 6 मार्कर के फॉर्म में इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो नहीं देखा जाता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। जो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें 6 मार्कर के फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझना, केस स्टडीज वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 6 मार्कर के फॉर्म में ही जनरली देखने के लिए मिलेगा। अब पहले ये समझ लेते हैं कि जो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन है या फिर आपके पास जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है या फिर केस स्टडीज है, वो कैसे और कौन कौन से टॉपिक से जनरली पूछे जाते हैं। अगर मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक अगर आपसे कंफर्म करवाना है या फिर आपको जानना है या फिर आपसे जानना है कि आपको कितने बेहतर तरीके से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों से मैक्रो से भी वो कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है और दूसरी तरफ वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी से भी आपसे टॉपिक को पूछ सकता है, राइट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी आपसे पूछ सकता है। वॉइस लो आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? चलिए, वॉइस क्लियर है क्या? एक बार मुझे सारे बच्चे ये बता दो, वॉइस क्लियर है क्या? सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है क्या? मैं एक बार कंफर्म करवा लेता हूं, वॉइस क्लियर है क्या? चलिए, लो वॉइस सब बच्चे लिख रहे हैं कि वॉइस लो है। कोई बात नहीं, वॉइस के ऊपर भी एक बार मैं बोल देता हूं, लेकिन थोड़ा सा
राइट। थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूं टीम से मैं। वॉइस का इशू आ रहा है टीम, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब ध्यान से जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों से ही पूछा जा सकता है। दोनों से ही ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, चाहे वो राइट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैक्रो से भी आ सकता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आप लोगों को पूछने के लिए मिल सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं केस बेस्ड स्टडीज की बात करता हूं तो केस बेस्ड स्टडीज आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आ सकती है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आईईडी की बात करता हूं, यहां से भी आ सकती है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यहां से प्रोबेबिलिटी कहां से है क्वेश्चन आने की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो आपका जो आपका केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आएगा, राइट, वो कहां से पूछे जाएंगे? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे, आईईडी से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? आईईडी से पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस को वो नहीं पूछ सकता है। एक चीज जरा ध्यान से समझना, मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि यहां पर 5% प्रोबेबिलिटी है, कि 5% चांस है कि वो आपका क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से होगा, वरना 95% प्रोबेबिलिटी है, 95% चांसेस है कि जो आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा वो, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो जनरली पूछा जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। किससे पूछा जाएगा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपके इस क्वेश्चंस को वो जनरली क्या कर सकता है? एग्जामिनर पूछ सकता है। ध्यान से समझ लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं। अब इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है कि हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए, हाउ वी शुड अप्रोच दिस क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज है आप लोग को क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके पेपर के अंदर, वैसे तो ये लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मैं बोलूं तो आपको चाहे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, चाहे आप लोगों के पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चाहे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हो, कोशिश करना कि इन क्वेश्चंस को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। कब अटेम्प्ट करना है? ये सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। कब अटेम्प्ट करना है? सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, राइट। सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। पहले पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरह से करना, पहले पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरह से करना, जो सारे के सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना। उसके बाद लास्ट का जो समय होगा उस समय को देना किसको? आपको पिक्चर बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चंस को। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, और रीजन क्या है? क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड मांगा जाएगा, थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा बोझ जो है वो एग्जामिनर देने की कोशिश करेगा। क्यों क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा? क्योंकि यहां पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी ये डिस्कस किया हुआ है कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर या फिर किस किस हिसाब से एग्जामिनर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। या फिर अगर मैं केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करता हूं आप लोगों से, तो अगर केस स्टडीज की स्पेसिफिकली बात की जाए तो एग्जामिनर आपको 3 तरह से केस स्टडीज से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। पहला आपके पास आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। कैसे आते हैं बच्चा? सबसे पहले आपके पास आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि भैया अनसीन पैसेज पढ़ो, अनसीन पैसेज को पढ़ो, और अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस के क्या करो? आंसर करो। अनसीन पैसेज पढ़ो और अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर करो। ध्यान से समझ लो, अनसीन पैसेज पढ़ो, डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर ढूंढो, उसी पैसेज के अंदर क्वेश्चन है, उसी पैसेज के अंदर आपके आंसर्स हैं, उन आंसर्स को पढ़ो और आंसर कर दो क्वेश्चंस के। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर है। दूसरा आपके पास रहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे रहते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर क्या करने की कोशिश करता है, ये जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर या फिर डायरेक्ट आपसे कॉन्सेप्ट ना पूछकर, एग्जामिनर आपसे यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। यहां पर आपको नहीं बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट बता दो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है या फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बल्कि एग्जामिनर क्या करेगा? इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि आपका इंडियन इकोनॉमिक
डेवलपमेंट का, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपके पास आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जनरली, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एग्जामिनर यहां पर डायरेक्टली आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा कि सर मैं ग्लोबल वार्मिंग आपसे पूछ रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ऐसे एग्जामिनर आपको यहां पर नहीं बोलने वाला है। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर क्या करेगा एग्जामिनर, देखो पूरी की पूरी एक सिचुएशन आप लोगों के सामने बनाकर दे देगा। क्या करेगा एग्जामिनर, एक सिचुएशन बनाकर दे देगा और उसी सिचुएशन के अनुसार आपसे वो क्वेश्चन को क्या करेगा, पुट इन करेगा, जहां पर वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने जो भी स्टडी करी है, यानी कि जितना भी उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, उस चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर क्या करता है, अप्लाई करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पर अप्लाई कर रहा है, वो इनडायरेक्टली आप लोगों से वो पूछना चाहता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई करने वाला है। अब मैंने क्यों बोला आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके पीछे टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम इसके पीछे देना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपके पूरे के पूरे 6 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएं, कितने मार्क्स सिक्योर हो जाएं, पूरे के पूरे 6 नंबर आप लोगों के इसके अंदर आ जाएं, तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी? सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को कंसिडर करना है, अनसीन पैसेज को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2 से 3 बार पहले पढ़ना। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, 2 से 3 बार आप लोगों को उस अनसीन पैसेज को क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि पहली बार जब आप अनसीन पैसेज को पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा अनसीन पैसेज के अंदर कि एग्जामिनर आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है उस अनसीन पैसेज के अंदर। जैसे अभी क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने करवाऊंगा और आप लोग भी उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या करने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप चीजों को क्या करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे होने वाले हैं, डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट, वो अनसीन पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया, राइट, क्या अगर आप लोगों को अच्छी तरह से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बिलीव करके चलना कि ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स जो होंगे वो 1 लाइनर फॉर्म में होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? 1 लाइनर फॉर्म के अंदर आप लोगों के आंसर्स वहां पर देखने को मिलेंगे, और इससे ज्यादा इजी स्कोरिंग कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा इजी स्कोरिंग टॉपिक कोई और नहीं होगा। ये 6 मार्क्स आप लोगों के फोकट के मार्क्स हैं। कैसे मार्क्स हैं ये? 6 मार्क्स जो है आपके ये फोकट के हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करते हो सो, राइट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आप लोगों को किस चीजों के ऊपर ध्यान देना है ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अनसीन पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ो, और हो सकता है कि एक बार पढ़कर ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन जनरली अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर से दोबारा से पढ़ो, और लास्ट में करना। और लास्ट में करने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से समझ लो। लास्ट में करने का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा पेपर रिवीजन के साथ 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा। इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर एक बच्चों की एक समस्या और आती है कि सर पेपर तो हमें बहुत बेहतर तरीके से आता था, लेकिन पेपर हमारा छूट गया, राइट। तो 30 मिनट का समय कम से कम आप लोगों ने देना है यहां पर, और 30 मिनट के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो 15 और 15 मिनट का मैं यहां पर आप लोग का जस्टिफिकेशन ले सकता हूं। और अगर देखा जाए तो 33 क्वेश्चन करना 2.5 घंटे के अंदर बिल्कुल आसान बात है, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो यहां पर 1 मार्कर फॉर्म के ही है। कैसे क्वेश्चन है? 1 मार्कर फॉर्म क्वेश्चन ही आप लोग के आने वाले हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन हो, चाहे आपके पास वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन हो, राइट। 10 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्कर फॉर्म में ही यहां से पूछे जाएंगे। तो इन चीजों के ऊपर जरूर कंसिडर करना, और मेरी बात मानना, आप बिल्कुल जब पेपर देकर आओगे आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे, और आप खुद मुझे मैसेज करके या फिर जिस दिन मैं एनालिसिस करूंगा आप खुद मुझे बताओगे कि सर देखो हमने जैसा बोला था वैसा फॉलो किया, आपने जैसा बताया हमने वैसे फॉलो किया, और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा गया, हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, और हमारे लगभग सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर सही हो गए। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब
5 5 6 6 क्वेश्चंस में आप लोगों को यहां पर डिस्कस करवाने वाला हूं, राइट। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस ये बेसिकली है, राइट। और ये 5 5 6 6 क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अच्छी तरह से। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है। हाँ, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जनरली जो देखा गया है, अगर मैं इकोनॉमिक्स के ट्रेंड्स की बात करता हूं तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वो कई बार 1 मार्कर के फॉर्म में भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ लेता है। कैसे पूछता है? 1 मार्कर के फॉर्म में भी आपसे पूछता है। सैंपल पेपर्स को अगर आपने पिछले सालों के सैंपल पेपर को अगर एनालाइज किया होगा तो आप लोगों को यह चीज समझ में आएगी कि कैसे वहां पर पूछा जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको ज्यादा बेहतर जस्टिफिकेशन यहां पर हो पाएगा कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहले पढ़ने के साथ ही आप लोगों ने यह देखना है कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है, कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये एक आपके पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी और 99% वो आपके पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही देगा, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर वैसी सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि एक ऐसी, मान लो परिकल्पना कर लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ये चीजें चल रही हैं, या फिर एक अर्थव्यवस्था के अंदर इस तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं, राइट। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले यहां पर बोला जाता है इंडियाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि आप लोगों ने देखते ही समझ लिया कि ये MSME से क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कहां से है? चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके अंदर भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो रूरल डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अब जब आप लोगों ने ये देखा तो आप लोगों ने क्या कवर किया? यहां पर सबसे पहले आपने पढ़ने की कोशिश करी और बोला गया कि अगर मैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की बात करता हूं, इज poised for a mega transformation in 2020 with the launch of an Alibaba like e-marketplace, trendy yet affordable khadi product to appeal to the masses, and digital data based credit rating to help entrepreneurs avail loans, right। किसके बारे में बात की जा रही है यहां पर? समझो जरा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अपने लेवल पर भी एक बार पढ़ने की कोशिश करो बच्चा लोग। क्या बोला जाता है कि यहां पर बात हो रही है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, राइट। फॉर poised for a mega transformation in 2020, the launch of the Alibaba like e-marketplace, trendy yet affordable khadi product to appeal to masses, and digital data credit rating to help entrepreneurs available लोन्स, या फिर अवेल लोन, यानी कि बेसिकली जो लोन है, लोन लेने के लिए क्या कर रहा है? राइट, प्रेरित कर रहा है। लोन से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। आगे क्या बोला जाता है? हाउएवर द MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है, ऑफन कंसिडर द bulwark of the economy as it contribute around 29% to the GDP। यानी कि अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो 28% का योगदान दिया जाता है MSME सेक्टर के द्वारा GDP के अंदर, और 48% ये इंडिया के एक्सपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा 48% क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। There is urgent need of major reforms and policy interventions towards ensuring timely availability of low cost credit, right। आगे क्या बोलता है? Improving ease of doing business and technological upgradation to take on to the formidable challenges of creating millions of jobs, right। यानी कि MSME का रोल जॉब्स के अंदर क्या रहता है, या फिर जॉब
के लिए एमएसएमई सेक्टर किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, या फिर एमएसएमई सेक्टर के अंदर किस तरह से जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड भी इसको रिलेट करने की बात करी है। यानी कि यहां पर ये क्वेश्चन दो तरफिया हो गया, यानी कि एमएसएमई सेक्टर के साथ साथ ये जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात कर रहा है, या फिर हम सीधी सी भाषा में अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें तो सर ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंसेप्ट को भी इसके साथ में इन्वॉल्व करके चल रहा है। देखते हैं सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो भी कंसीडर करेंगे। और क्या बोला जाता है, राइट, इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड अचीविंग लार्ज स्केल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बात कर रहा है, यानी कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ज्यादा फॉलो किया जाएगा, यानी कि हम चीजों को अपने लेवल पर ही क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, रादर देन इंपोर्ट करने की जगह, राइट, हम चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि खुद अपने लेवल पर चीजों को बनाएंगे, और उसमें मदद करेगा हमारा कौन सा, एमएसएमई सेक्टर। द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड लोन वर्थ 750 मिलियन टू एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ इंडियाज एमएसएमई सेक्टर, यानी कि भारत का जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर है उस एमएसएमई सेक्टर्स के लिए इमीडिएट लिक्विडिटी लोन जो है वो देने का प्रयास किया गया है, किसके द्वारा, या फिर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा $750 मिलियन का। कितने का दिया गया, $750 मिलियन का। has been severely impacted by the COVID-19 crisis, right, and credit needs of India's MSME sector that has been severely impacted by the COVID-19 crisis। लेकिन इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, COVID-19 की वजह से MSME सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को इसका मिला। अब देखो ये तीन तरफिया एक क्वेश्चन हो गया, एमएसएमई सेक्टर है, हमने देखा कि भैया एक तो एमएसएमई सेक्टर से बात कर रहा है, एक तो एम्प्लॉयमेंट के साथ बात कर रहा है, और तीसरा इसके अंदर बात की जा रही है पेंडेमिक की, यानी कि महामारी की बात इसके अंदर की जा रही है। यानी कि एक पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो भी क्वेश्चन फॉर्मुलेटर है उस क्वेश्चन फॉर्मुलेटर ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करी है तीन कॉन्सेप्ट्स के साथ, एमएसएमई के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ और पेंडेमिक के साथ। आ रही है बात समझ में? तो क्या वो रहता है, दिस विल गिव अ पुश टू द आत्मनिर्भर भारत विजन ऑफ गवर्नमेंट, और साथ ही साथ में भारत सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम चलाई जा रही है उस स्कीम के अंदर भी एमएसएमई सेक्टर क्या करने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है। क्या करने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब ये तो हम लोगों ने समझा, राइट, ये तो मैंने पहली रीडिंग ली तो मुझे कुछ समझ में आया, पहली रीडिंग ली, और इसी तरह से आपने पेपर के अंदर भी करना है बेटा। मैंने क्यों बोला कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम देना है, क्योंकि 6 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है और 6 मार्क्स कोई बहुत आसान बात नहीं होती पेपर के अंदर लेना। पेपर के अंदर 6 मार्क्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चंस को भी क्या करना है, उसी इंपॉर्टेंस के साथ, उसी चीज के साथ रिटेन करना है, उसी तरीके से आप लोगों ने लेना है उस क्वेश्चन को। अब ध्यान से समझना, अब मैंने क्वेश्चन जितना समझा तो मुझे क्वेश्चन से इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर एमएसएमई सेक्टर के बारे में चर्चा की गई है और हमें यह बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो 29% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और 48% भारत के, इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर वो ध्यान देता है। और दूसरी बात इसके अंदर यह की गई है कि एमएसएमई सेक्टर के जरिए या फिर एमएसएमई सेक्टर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात या फिर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के बारे में चर्चा हम लोग कर सकते हैं। और इसका लेकिन इंपैक्ट जो है, जो मुझे समझ में आया, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, राइट, किसका, कोविड-19 का, किसके ऊपर, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। और इसकी वजह से भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत विजन है वो भी अचीव किया जा सकता है लॉन्ग पर्सपेक्टिव के साथ में। पूरी केस स्टडी से लिख दो, 6 मार्क्स मिलेंगे। हाँ बेटा तुम्हें मिल जाएंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे बेटा, है ना। चलिए अब पहला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके लिए, और पहला क्वेश्चन आपके किस फॉर्म में आता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया
किसके फॉर्म में, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पहला क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई, कहता है आइडेंटिफाई करो, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का कौन सा एडवांटेज नहीं है, कौन सा बेनिफिट नहीं है। सबसे पहली बात, इट इज सुटेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। कहां पर, लोकल रिसोर्सेज के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ज्यादा सुटेबल है। इट इज हेल्पफुल इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसकी वजह से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होने वाली है। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, अराइज होगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर, यानी कि ज्यादा पूंजी की हमें आवश्यकता है एज कंपेयर टू द वर्कर, यानी कि कैपिटल मतलब माने पूंजी, ज्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी एज कंपेयर टू द लेबर। लेबर कम लगेगी लेकिन कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा हमें किसके अंदर, राइट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। और लास्ट पॉइंट हमारे पास यहां पर क्या बोलता है, इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी, यानी कि अगर भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूं, कंट्री के अंदर मैं बात करता हूं, तो हमारा एमएसएमई सेक्टर किसके ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ये इक्वली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा, इक्वली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी सहायता करने वाला है, सहायता करने वाला है, राइट। अब बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ना, इसको कहीं ना कहीं रिलेट करना है हमने। ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे प्यारे दुलारों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों ने रिलेट करना है। किसके साथ में रिलेट करना है, अनसीन पैसेज के साथ में। किसके साथ में, अनसीन पैसेज के साथ में आप लोग इसे रिलेट करने वाले हैं। सबसे पहला काम, कैसे सर, कैसे रिलेट करने वाले हैं, कैसे सर, एक बार बताओ किस तरह से रिलेट करना है। तो पहली बात, यहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड बात नहीं की गई है, छोड़ दो अभी। इट इज हेल्पफुल इन द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो डेफिनेटली यहां पर चर्चा की गई है और यहां पर बोला भी गया है। कहां पर बोला गया है, यहां पर बोला गया इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टाइमली अवेलेबल ऑफ द लो कॉस्ट क्रेडिट, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अपग्रेडेशन, टेक ऑन फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ जॉब्स। यानी कि ये लाइन यहां पर बोल रही है कि भैया जो मिलियंस ऑफ जॉब की जो बात है वो इसके अंदर की जा रही है। इसका मतलब कि भैया ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर नोट पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है, नोट पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का कौन सा राइट आंसर नहीं होगा, एडवांटेज नहीं होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी नहीं की गई है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, राइट, यहां पर और दूसरा क्रेडिट देने की बात करिए कि भैया क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा हमें देना चाहिए। अब इसको तीन पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने रिलेट कर लिया, इस क्वेश्चन को तीन पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने समझ लिया, रिलेट कर लिया, है ना। अब देखो, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर डी आंसर होगा, कई बच्चे कह रहे हैं सर सी आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं क्या कितने बच्चे जो है वो सही आंसर दे पाए और कितना बच्चा जो है इसका गलत आंसर दे रहा है। तो यहां पर इट इज सुटेबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, लोकल एरिया के अंदर रिसोर्सेज। अब एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा आप लोगों ने यहां से रिलेट तो किया, लेकिन इसके साथ पूरी तरह से आंसर नहीं आ पाया। तो अब इसको रिलेट करो किसके साथ में, एमएसएमई का जो टॉपिक था आपकी किताब के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है टॉपिक क्या, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताओ, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है सर, हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ा है उस चैप्टर को। तो एमएसएमई सेक्टर बेसिकली किसके ऊपर बात करता है, एमएसएमई सेक्टर बेसिकली बात करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। किसके बारे में बात करता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करता है। और एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू दी इंडस्ट्रीज। अगर मैं बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में बात करता हूं तो उसके कंपैरिजन में एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो क्या देखने को मिलती है, कम देखने के लिए मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कम देखने के लिए मिलती है। तो पहली बात
कि भैया अब यहां पर क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की हमें आवश्यकता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू द लेबर। ये आंसर हो सकता है, मुझे लगता है कि ये आंसर जो है हमारा होना चाहिए या फिर ये आंसर हो सकता है। लेकिन इस आंसर की कंफर्मेशन तक पहुंचने से पहले, इस आंसर की कंफर्मेशन तक पहुंचने से पहले मुझे बाकी दो ऑप्शंस को भी क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अब इट इज यूजफुल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, इसको माना जा सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि सर जनरली अगर एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के एंटरप्राइजेस की बात की जाए, तो ये कॉन्सेप्ट खासकर चलता है कहां पर, रूरल एरियाज के अंदर ही चलता है। कहां पर चलता है बच्चा ये कॉन्सेप्ट, जनरली रूरल एरियाज के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट खासकर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। कहां देखने वाला है, रूरल एरियाज के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफी ज्यादा डिटेल में देखने वाला है। अब बात की जाती है, इट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द कंट्री। अच्छा, जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो ये श्योर करता है। अब ये स्टेटमेंट बड़ी थोड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लग रही है कि सर इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये इंश्योर करता है कि जो इनकम है कंट्री के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या फिर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से हो सके। सर अब बच्चा कह रहा है कि अपग्रेडेशन होगा तो ज्यादा हमें क्या जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। किसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, राइट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। देखिए बच्चे, जब आपने एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा ना, तो आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो बनाई जाती है वो बेसिकली टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही बनाई जाती है। यानी कि किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर मुझे माइक्रो मीडियम या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलना है तो उसके अंदर टोटल एसेट कितने इन्वेस्टेड है, उन एसेट्स के हिसाब से ही मैं क्या करता हूं, उसको बाइफरकेट करता हूं। अगर ज्यादा अमाउंट अपग्रेडेशन होगा तो हमें क्या होगा, ज्यादा अमाउंट लगानी पड़ेगी एसेट्स के ऊपर, तो भैया वो फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर थोड़ी जाने वाला है, राइट। फिर उसको हम लोग माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी के अंदर थोड़ी कंसीडर करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रहा है कि भैया इकोनॉमी के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं एक किस्म से इसे मान सकता हूं कि ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या सही है। क्यों सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा छोटे लेवल पर हमारे पास इंडस्ट्रीज ऑपरेट होंगी, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे पास आएगी, उतना ज्यादा ही हमारे पास चांसेस हो जाएंगे कि इनकम जो है वो इक्वली लोगों के बीच में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और क्योंकि यहां पर चर्चा भी तो यही की गई है कि यहां पर आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर यानी कि सबको अपने ऊपर निर्भर करवाना है, किसी और के ऊपर निर्भरता उसकी खत्म करनी है, उससे रिलेटेड ही तो बात यहां पर की जा रही है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक्टर हो सकता है, लेकिन हम लोग थर्ड पॉइंट के साथ ये कह सकते हैं कि यहां पर ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्या करने वाली है, पड़ने वाली है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लेबर। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्या है, यहां पर बिल्कुल गलत पॉइंट हो सकता है, या फिर ये गलत पॉइंट यहां पर होना चाहिए। कितने बच्चों को लगता है कि सी जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट सी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। कितने बच्चों को लगता है, और कितने बच्चों ने सी आंसर किया है इस क्वेश्चन का? चलिए भैया, चले आगे। इतना क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेसिकली यहां पर फॉलो करना है? सबको समझ में आया कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? यहां पर यही करवाऊंगा बेटा आज कि सबसे पहले राइट, सबसे पहले हमें यही समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा लोग वो क्या होगा, सी होगा। और ये ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कैसे कर पाया इन क्वेश्चंस के आंसर, राइट मैं कैसे ज्यादा इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहा हूं? इसलिए कर पा रहा हूं सर क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि सर इसका मतलब क्या है, राइट इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं, क्योंकि सर मुझे कॉन्सेप्ट भी आता है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आता है, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। और दूसरी चीज, मैंने इसको रिलेट भी कर लिया किसके साथ में, जो केस स्टडीज थी है उसके साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, देखो, एमएसएमई सेक्टर सफर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन।
कोविड 19 पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स करो करेक्ट ऑप्शंस के साथ में कि भैया 2019 के अंदर जो हमारे पास कोरोना वायरस आया था या फिर जो कोरोना जो हमारे पास आया, उस कोरोना की वजह से एमएसएमई सेक्टर जो है वो क्यों सफर करता है, व्हाई एमएसएमई सेक्टर सफर्ड। तो क्या बोलता है, एमएसएमई सेक्टर सफर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू, किसकी वजह से सफर करता है। तो अगेन इसके ऊपर आ जाते हैं और क्या देखता है यहां पर, तो क्या बोला जाता है, द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड लोन वर्थ $750 मिलियन टू एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रिएट नीड्स ऑफ इंडियाज एमएसएमई सेक्टर दैट हैज बीन सीवियरली इंपैक्टेड बाय द कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 की जो क्राइसिस आई उसकी वजह से हमारा ये जो सेक्टर है वो क्या करता है बच्चा लोग, इंपैक्ट बढ़ता है। क्यों करता है, राइट, क्योंकि टू एड्रेस द, देखो आगे लाइन पढ़ो क्या बोलता है, बोलता है द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड लोन ऑफ टू एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड ऑफ इंडियाज एमएसएमई सेक्टर। यानी कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, उस एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो पैसे की किद्दल है या फिर पैसे की जो किल्लत है या फिर क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है, उस चीज को फुलफिल करने के लिए $750 मिलियन की बात यहां पर की गई थी, जिसको पूरी तरह से हैम्पर किया, जिसको पूरी तरह से इंपैक्ट किया कोविड-19 ने इसको क्या किया, पूरी तरह से इंपैक्ट किया। तो अब क्वेश्चन के अंदर फिर चले जाओ और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है कि भैया क्यों पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर ये कोविड-19 जो है वो एमएसएमई सेक्टर को क्यों इंपैक्ट करता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, तो आप लोगों को देखने को मिल सकता है पैसे की कमी। क्या हो सकता है, पैसे की कमी, यानी कि लिक्विडिटी क्रंच आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है ड्यू टू द लिक्विडिटी क्रंच, और आप लोग बोल सकते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फंड। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ द फंड। इस इंडस्ट्री के अंदर फंड्स की क्या हो गई, कमी हो गई। और किसकी वजह से फंड्स की कमी देखी जा रही, शॉर्टेज देखी जा रही है, ड्यू टू कोविड-19, यानी कि ड्यू टू कोविड 2019 के वजह से ये आपको लिक्विडिटी क्रंच यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं समझ पा रहे हो। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा, आंसर कहां है, देखो यहां पर आंसर यहीं पर लिखा गया है, आंसर यहीं पर बताया गया है। क्या बोला जा रहा है कि सर लिक्विडिटी क्रंच है और क्रेडिट नीड्स जो है वो मीटअप नहीं हो पा रही है एमएसएमई सेक्टर की। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत यहां पर फेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है, क्रेडिट की कमी है, पैसे का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला किसका क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। और असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड वेल्थ। पहली बात बोला जाती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एसएसआई है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो इंश्योर करती है कि प्रॉपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके नेशनल इनकम का और वेल्थ का। दूसरी बात क्या बोली जाती है, इसका रीजन बोला जाता है द ओनरशिप ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज मोर वाइडली स्प्रेड देन द ओनरशिप ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि अगर मैं ओनरशिप की बात करता हूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा ओनरशिप देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि जो लघु लेवल पर यानी कि छोटे लेवल पर जो इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं वो ज्यादा ओनरशिप लेकर बैठे हुए होते हैं एज कंपेयर टू दी इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों चीजें क्या यहां पर सही है, क्या असर्शन और रीजन दोनों चीजें यहां पर बिल्कुल सही है या फिर असर्शन और रीजन दोनों यहां पर गलत है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर आप लोगों से ऐसे नहीं पूछा गया कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है वो सही तरीके से जस्टिफाई करता है किसको, असर्शन को। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाता, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता तो आप लोग फंस सकते थे। लेकिन अब अगर आप लोगों को
फीचर्स पता होंगे, क्या पता होंगे? अगर आपको बहुत अच्छी तरह से फीचर्स पता है, किसके फीचर्स पता है? एमएसएमई सेक्टर के, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अगर फीचर्स पता है तो आप लोग इसके आंसर आसानी से कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस के लिए आपको अनसीन पैसेज को देखने की भी जरूरत नहीं है। किसको देखने की जरूरत नहीं है? अनसीन पैसेज को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, ज्यादा लेवल पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करती है, और ज्यादा लेवल पर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बोला जाता है। और ओनरशिप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सब अपने अपने लेवल पर काम करते हैं, और जब अपने अपने लेवल पर सभी काम कर रहे हैं तो ओनरशिप सबके पास देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही यहां पर सही है। इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास यहां पर आ गया, और अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा गया। किसके फॉर्म में पूछा गया? ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या कहता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दी लार्जेस्ट इंप्लॉयर ऑफ द लेबर फोर्सेस इन इंडिया। भारत के अंदर अगर लेबर फोर्सेस की बात की जाए तो लेबर फोर्सेस के लिए सबसे ज्यादा जो योगदान किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा अगर किया जा रहा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही है, एसएसआई ही है, जिनके द्वारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं कि जो हमारे पास जो आपके पास स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा इंप्लॉय करती है लेबर फोर्सेस को इंडिया के अंदर? क्या ये स्टेटमेंट सही है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? कितने बच्चों को लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है क्या? राइट, तो आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आप सब यहां पर परेशान हो गए और यहां पर सबने क्वेश्चन क्या कर दिया? गलत कर दिया। इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि जब आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि ज्यादातर लोग वर्क सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी कि सैलरीड बेस्ड वर्कर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के, यानी कि जो खुद जॉब कर रहे हैं उसकी मुकाबले ये क्या चीज है? यहां पर फॉल्स है बेटा, फॉल्स होगा ये। सर आज हमारा इको का पेपर हो गया। अमन आपका पेपर इको का पहले कैसे हो गया बताओ मुझे एक बार। और जो पढ़ाया था, जितनी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करी, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन आया थे क्या अनमोल पेपर के अंदर? बता दो मुझे एक बार फटाफट से। क्या अनमोल जो पढ़ाया वहीं से पेपर आया? क्या वैसा ही पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिला था अनमोल? यस और नो? तो ध्यान से समझो यहां पर। राइट, तो यहां पर क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को पहले। अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ो और कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करो। रिलेट भी करना है, किसके साथ में रिलेट करना है? आपकी भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स के साथ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स के साथ चीजों को रिलेट भी करो सर, तभी ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। चलिए अब आगे चलते हैं, और हमारे पास अब आ चुकी है एक और केस स्टडी। एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगेन यहां पर भी क्या बन रही है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रही है। कैसी सिचुएशन बन रही है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रही है। और आंसर करो इस क्वेश्चन का। इस सिचुएशन को जरा ध्यान से, राइट, क्लियर है इतनी बात? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाता है कि सर अगर मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन का आपने फिर से क्या करना है? पढ़ना है, और उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अनुसार आपको क्या करना है? इसका आंसर देना है। और क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यहां पर, द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 7 5-year प्लान, यानी कि भारत के अंदर जो 5 year प्लान चलाए गए, यानी कि पहला
क्वेश्चन और पहले लाइन से ही हमें एक चीज माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि यहां पर बात की जा रही है किसकी, प्लानिंग कमीशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चा लोग, प्लानिंग कमीशन की बात की जा रही है, प्लान्स के बारे में बात की जा रही है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। प्लानिंग कमीशन कब आता है हमारा, 1950 के अंदर हमारे पास प्लानिंग कमीशन आता है। क्लियर है? अब क्या बोला जाता है, अगर मैं भारत की परफॉर्मेंस की बात करता हूं पहले 7 5 ईयर प्लान्स के अंदर, जो 1950 से लेकर 1990 तक की बात करते हैं, was satisfactory if not very impressive, राइट। सेटिस्फैक्टरी थे लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। 1950 से लेकर 1990 तक जो भारत के द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई गई, वो पंचवर्षीय योजना ठीक ठाक काम करती है लेकिन इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होती है। लेकिन क्या बोला जाता है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत आजाद हुआ, इंडिया वॉज एन इंडस्ट्री बैकवर्ड कंट्री। भारत जो था इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक बैकवर्ड कंट्री के तौर पर देखा जा रहा था। कैसा था, बैकवर्ड कंट्री के तौर पर यह था। क्लियर है? आगे क्या कहता है, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फर्स्ट 7 प्लान्स आर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड। लेकिन जैसे ही हमारे पास प्लान्स आते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज क्या हो जाती है, डाइवर्सिफाइड हो जाती है। विद द स्ट्रेस बीइंग लेड ऑन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। The policy of the import substitution led to the protection of the domestic industries। यानी कि अगर आप देख रहे हैं और अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा उठाकर दे दिया गया है आपको, राइट। क्या कर रहा है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को उठाकर दे दिया गया है। क्या कर दिया गया, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को उठा दिया गया है। 5 ईयर प्लान्स थे, तो क्या बोलता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन हुआ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का अगेंस्ट द फॉरेन प्रोडक्ट, बट वी फेल्ड टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सरप्लस, राइट। ज्यादा अच्छा एक्सपोर्ट सरप्लस हम लोग नहीं लेकर आ पाए। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन ये ज्यादा लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं लेकर आ पाता है। इट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग अ ग्रेटर चेंज इन द सेकेंडरी सेक्टर। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड द नेचुरल ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया जाता है, राइट। Right, as there was no competition, no innovations and no modernization on front of the industrial sector. Many public sector undertakings incurred huge losses due to operational inefficiencies, red tapeism, right, poor technology and other similar reasons. This public sector undertaking continued to function because it was difficult to close a government undertaking, even it is a drain on country's limited resources। कहता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो प्लानिंग कमीशन के अंदर हम लोगों ने जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ हम लोग लेकर गए हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड जनरली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हमारे द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है। आगे क्या कहता है, ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट ड्यू टू द मेजर्स टेकन अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया मोर और लेस बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स। आगे क्या बोलता है, सो द नीड फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज वाइडली फेल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो टू अचीव डिजायर्ड ग्रोथ इन द कंट्री। जो हमें एक पर्टिकुलर लेवल की जो ग्रोथ चाहिए कंट्री के अंदर, उस लेवल की ग्रोथ को अचीव करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको लेकर आया जाता है, राइट, ताकि हम लोग जो चेंजेस सिनेरियोज है एनवायरनमेंट के, उन चेंजिंग सिनेरियोज के साथ कॉप अप कर सके, उनके साथ डील कर सके। अब यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बनता है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। पब्लिक सेक्टर क्यों बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं प्ले कर पाता है, क्यों पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाता है किसके अंदर, हमारी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। सबसे पहला कारण इसके अंदर बोला जाता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लैक्ड सफिशिएंट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एम्ड एट सोशल वेलफेयर,
the market was big enough to encourage private industrialists for investment, or the government wanted to protect the indigenous producers from the foreign competition? फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई सारे बच्चे। क्या कारण रहे? What was the basic reason for the public sector to play a major role in the initial phase of the Indian economic growth? इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सबसे पहला जो रोल है वो किसने लिया था? हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की यहां पर बात की जाती है। अगर आप लोगों ने जरा ध्यान से समझा होगा बेटा, जब इस चैप्टर को जाना होगा तो आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि सर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, आईपीआर आया था, तो जैसे हमारा भारत जो आजाद होता है, आजाद होने के बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, उनके द्वारा फर्स्ट फ्रंट स्टेप लिया जाता है, वो पहला स्टेप लेती है, और स्टेप लेने के बाद इनके साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है? ग्रो करता है। लेकिन पहला जो मेजर स्टेप है वो किसके द्वारा लिया जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ लिया जाता है, उनके द्वारा लिया जाता है, राइट। तो इसका बेसिक रीजन क्या है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लैक सफिशिएंट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल सत्य कथन है, सत्य बात है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा था भी नहीं, और अगर पैसा था भी तो इंडिया की मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। यहां पर नोट रीजन पूछा है। गवर्नमेंट एम्ड एट सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल फेज के अंदर जब वह सरकार बनी थी तो सरकार का बेसिक ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर के ऊपर था, ना कि चीजों को यूटिलाइज करने के ऊपर या फिर किसी और को देने के ऊपर, राइट। सीयूटी 129 कह रहे हैं कि सर डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। थर्ड कहता है द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द इंडियन, ये भी सही बात है, इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसका मतलब जो सही बात नहीं है वो क्या है? वो ये है दैट द मार्केट वाज बिग इनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट मार्केट इतनी बड़ी थी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है इस मार्केट के अंदर पैसा क्या कर पाते? इन्वेस्ट कर पाते। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, राइट। उनको लगता था, इसीलिए तो कैपिटल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट ही नहीं था, फेथ ही नहीं था कि इंडस्ट्री सही मायने में ग्रो कर भी पाएगी इंडिया के अंदर या नहीं कर पाएगी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एम्ड एट, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। और इनवर्ड, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अब आगे क्या बोला जाता है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी क्या कहता है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी क्या कहता है? व्हाट डज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी स्टेट? इनवर्ड लुकिंग जो हमारी ट्रेड स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है कि सर हम लोग एटलीस्ट उन चीजों को तो इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं जो चीजें हमारे द्वारा क्या की जा सकती है? प्रोड्यूस की जा सकती है। हम जिन चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद के द्वारा, जो हमारे द्वारा चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उन चीजों को एटलीस्ट हम लोग इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट दोज थिंग्स, रादर देन हम क्या करेंगे? इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आएंगे और सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। क्या बनेंगे? सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। तो जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी वो किसके ऊपर बात करती थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी किसके ऊपर बात करती थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसके ऊपर बात करती थी कि दैट हाउ टू प्रोटेक्ट, कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। किसको प्रोटेक्ट करना है? दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, किस तरह से हम लोग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम दी इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट है उस इंटरनेशनल मार्केट से हमारी इंडस्ट्रीज को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करता है। क्या बोला जाता है यहां पर? इसका मतलब है दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन या फिर इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट से हमें हमारी इंडस्ट्रीज को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये बात करता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कि यानी भैया हमें अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है। लोकल इंडस्ट्रीज शुड बी ग्रोन। और इसी के लिए तो आप लोगों को पता है जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कैसा कॉन्सेप्ट लेकर आता है? लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट।
लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा लेकर आया जाता है। जो भारत की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आती है, लाइसेंस राज को एस्टैब्लिश करती है। लाइसेंस राज क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है? ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दी गई स्टेटमेंट क्या लगता है आप लोग को, सही है या गलत है? और स्टेटमेंट क्या कहती है? मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो और उसके बाद इसको लिखने की कोशिश करो और बताओ कि क्या रहता है मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडियंस एग्रीकल्चर। लाइक भारत के एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन होना सबसे बड़ा कॉज है ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत के अंदर। राइट? मैकेनाइजेशन होना इंडियन एग्रीकल्चर का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है क्या होने का, ग्रीन रेवोल्यूशन को चलने का, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखा जाता है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? मैकेनाइजेशन है। क्या है? मैकेनाइजेशन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अच्छा, ये मैकेनाइजेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैकेनाइजेशन ओवर हियर? क्या मतलब है इस वर्ड का? चलो भैया कोई बताएगा मुझे कि क्या इसका मतलब है? कौन इसका सही तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट डज द मैकेनाइजेशन वर्ड बेसिकली मींस हियर? चलिए आंसर तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है यहां पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनाइजेशन? क्या मतलब है मैकेनाइजेशन का? बताओ फटाफट से। मशीनरी, बहुत बढ़िया। मॉडर्नाइजेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर जो ये बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? यहां पर मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मॉडर्नाइजेशन किया गया वो सबसे बड़ा कारण है किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया के अंदर। यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ये आउटपुट हमें बढ़ता हुआ नजर आया, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हम लोगों ने चेक किया, जो आउटपुट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, इस आउटपुट के इंक्रीज होने का पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो मॉडर्नाइजेशन है। और मॉडर्नाइजेशन या फिर मैकेनाइजेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसका बेसिक मतलब है कि जो हमारे द्वारा आधुनिक प्लांट एंड मशीनरीज का जो यूज किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा इसका क्या बनता है? कारण बनता है इसकी ग्रोथ का। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? तो इस क्लास के अंदर मुझे लगता है कि 99.99% बच्चे इस चीज से बिल्कुल वाक्य रखते होंगे या फिर इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानते होंगे। एक आधा बच्चा जरूर ऐसा होगा जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स करेगा और एग्जामिनर को आसान क्वेश्चन के भी नंबर देकर आएगा और बोलेगा कि ले एग्जामिनर मेरे 1 नंबर काट ले, एग्जामिनर मेरा 1 नंबर काट ले। वो जरूर देकर आएगा उसे 1 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में क्वेश्चन, और असर्शन और रीजनिंग को कहता है ध्यान से पढ़ो। रीड असर्शन एंड रीजनिंग एंड आंसर द क्वेश्चन। मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स incurred huge losses due to operational inefficiency। जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो लॉस में इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकी, या फिर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उनके पास नहीं है, इसलिए वो फेल कर जाती है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, रेड टेपिज्म वाज द मेजर रीजन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सच एंटरप्राइजेस। रेड टेपिज्म जो है वो एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि ये जो संस्थाएं हैं ये बहुत बड़े लंबे समय तक काम कर पा रही हैं। फटाफट से एक बार सारे बच्चे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है?
क्या असर्शन और रीजन इसका सबसे सही है? अब देखो भैया यहां पर आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो क्या बोला था यहां पर, मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनकर ह्यूज लॉसेस ड्यू टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। ये रहा डायरेक्ट, आपको बोला कि लो भैया यहीं से उठाओ क्वेश्चन और आंसर करो। आगे बोला गया रेड टेपिज्म, पुअर टेक्नोलॉजी एंड अदर सिमिलर रीजन। तो रेड टेपिज्म भी एक कारण है, रेड टेपिज्म भी एक कारण है जिस कारण की वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये क्यों कंटिन्यूएशन में चलती रही, बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही बात करती है, इसलिए ए जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है पेपर वर्क। रेड टेपिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब पेपर वर्क किया जाता है ना। यानी कि आप ऐसा समझो, आप मान लो ये कुछ ऐसा है, इसको ऐसे उदाहरण के तौर पर समझो कि आपके पास मान लो एक सेविंग अकाउंट है। क्या है आपके पास में, एक आपके अकाउंट के अंदर एक आपके पास एक सेविंग अकाउंट है। क्या है आपके पास एक सेविंग अकाउंट है। और जब सेविंग अकाउंट की आपके साथ में मैं चर्चा कर रहा हूं, और सेविंग अकाउंट है और आपको क्या करना है, इसके अंदर जीरो बैलेंस है और आपको इस अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। आप चाहते हैं कि ये अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, या फिर आप इस अकाउंट को क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन आपको बोला जाता है कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर वर्क जो है वो करना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं सर छोड़ दे अकाउंट को, कोई बात नहीं, पड़े रहने दे इस अकाउंट को, नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको नहीं भी यूज किया जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको छोड़ भी दिया जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लंबे समय तक जब हमारे द्वारा चीजों को छोड़ दिया जाता है इस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, इन कारणों की वजह से, तो उसको बोला जाता है रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म भी था जिसकी वजह से जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको बंद नहीं किया जा रहा था। और दूसरी चीज वहां पर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा एफिशिएंट वो नहीं थी कि प्रॉपर तरीके से वो काम कर पाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और अगला क्वेश्चन एक और आप लोगों के पास केस स्टडीज के फॉर्म में आ चुका है। तो फटाफट से बच्चों, एक बार अगर सेशन में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक कर दो, और सेशन को एक बार सारे के सारे बच्चे क्या कर दो, शेयर कर दो। और चैनल पे पहली बार तो वीडियो को एक बार लाइक करना तो बनता है यार। फटाफट से वीडियो को एक बार सारे बच्चे क्या करो, लाइक करो। सेशन में मजा आ रहा है तो सेशन को एक बार शेयर भी कर दो सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन देगा, कहता है ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और आंसर करो दिए गए क्वेश्चन का सही तरीके से। और क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि याद करो कौन सा चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है सर। ये कौन सा चैप्टर है, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है। तो क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द सिनोनियम इन द माइंड्स ऑफ मैनी विद द कलर ग्रीन एंड फॉर गुड रीजंस। यानी कि जो ग्रीन है, ग्रीन कलर क्या दिखाता है, खुशी का प्रतीक होता है, अच्छाई का प्रतीक होता है, अच्छी चीजों के लिए ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। 20 years ago द फर्स्ट अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, राइट, 20 साल पहले ब्राजील रियो डी जेनेरियो के अंदर एक इवेंट होता है जहां पर वर्ल्ड लीडर जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, राइट, एक कन्वेंशनल विजडम के साथ में। और वो विजडम क्या थी, सोशल एंड इकोनॉमिक ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक और ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अनलेस बोथ आर एडवांस टुगेदर, बोथ विल फ्लाउंडर टुगेदर, राइट। सबको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ लेकर चलना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। अगर हम लोग इनको साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हमें लॉन्ग रन के अंदर क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एज मच अबाउट हेल्थ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, जैसे हमारे लिए हेल्थ है, एजुकेशन है, जॉब्स है, एज इट इज अबाउट द इकोसिस्टम, इट इज अबाउट एवरी वाइडनिंग इंक्लूजन एंड मूवमेंट अवे फ्रॉम डिसीजंस दैट erode demographic space and do not address social inequality, intolerance and violation, right। किसके अंदर बात की जाती है इसकी, इसके अंदर बात की जा रही है किसके अंदर, जो इंक्लूजन है, मूवमेंट्स है, राइट, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक स्पेस जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी, इंटॉलरेंस और वायलेंस जैसी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है।
आगे देखना क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट चेंज दैट ट्रांसफॉर्म impoverished people, communities and countries into informed, educated, healthy and protective societies. It is about wealth creation that generate equality and opportunity. Sustainable development is about consumption and production pattern that respect planetary bodies. यहां पर हम प्रोडक्शन और कंजप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन दोनों ही होना चाहिए। प्रोडक्शन भी करो, प्रोटेक्ट भी करो, लेकिन अपनी इन्वायरमेंट को, प्रोडक्शन भी हो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बिल्डिंग्स और ह्यूमन डेवलपमेंट लीगेसी दैट ओरिएंटेड विद द इकोनॉमिक्स लाइक अमर्त्य सेन एंड महबूबा उल हक was captured by the first human development report in 1990. United Nations Development Program UNDP has long promoted alternative approach to measure human progress along with the Human Development Index. Today, we are building on the legacy by exploring how to adjust the index to reflect environmental sustainability so that government and citizen might better track real progress towards truly sustainable development. This must be our collective objective. हमारा जो सामूहिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओवरऑल इन्वायरमेंट की ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने का होना चाहिए। वी शुड फोकस मोर और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो क्वेश्चन इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये चैप्टर फोकस कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ और चर्चा नहीं की जा रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर इस क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं या फिर इन क्वेश्चंस को साथ में लेकर चलने का अगर प्रयास मेरे द्वारा किया जाए तो पूछा जाता है, और क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वे टू अटेन द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए ऑप्शन में से सही ऑल्टरनेटिव्स को क्या करिए, चूज करिए। कौन सा ऑप्शन ये बोलता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही तरीका नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो, आपके माइंड में ये क्लियर भी होना चाहिए, और चैप्टर्स अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपके माइंड में क्लियर भी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए, विकास इस तरह से होना चाहिए कि आज की जनरेशन अपनी नीड्स को इस तरह से सेटिस्फाई करे कि उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट देखने को ना मिले, या फिर फ्यूचर जनरेशन के ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, और उन्हें जिस तरह से हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें रिसोर्सेज को दिया गया, सेम सेंस पर रिसोर्सेज को आगे उनके द्वारा भी एलोकेट किया जा सके हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। इसके बारे में चर्चा करता है ये। तो क्या बोलता है यहां पर, किसके तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, use of traditional knowledge and practices, spreading awareness, sticking to the methods to promote inequalities, यानी कि ऐसे मेथड्स के ऊपर स्टिक करना, ऐसे मेथड्स के ऊपर जोर डालना जिसकी वजह से ज्यादा इनइक्वालिटीज को, असमानता को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, या फिर ज्यादा से ज्यादा असमानता की बात यहां पर की जा सके। तो कौन सा सही तरीका नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का। तो अगर आप लोगों को यहां से पता चल रहा होगा तो आपको पता चलता होगा कि बाकी सारी स्टेटमेंट है सकारात्मक स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है यही एक नकारात्मक स्टेटमेंट है जो कि नेगेटिव सेंस में यहां पर दर्शा रही है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? लेकिन फटाफट से एक बार सारे बच्चे सेशन को क्या करो, शेयर करो भैया। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस इसके ऊपर आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी, और आगे चल के अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी आपकी इसी चैनल के ऊपर होने वाली है। तो सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर क्या आता है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दी गई स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट क्या कहती है, एज पर दी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करता है, राइट। रिपोर्ट एजुकेशन एंड दी हेल्थ आर दी ब्रॉडर इश्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई कि जो ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से भी। किससे रिलेट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से भी, कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म की जा सकती है, दैट हाउ वी कैन फॉर्म ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, तो उन तरीकों के अंदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, मेरे द्वारा हेल्थ के अंदर। अगर मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है किसके अंदर, माइग्रेशन के अंदर। मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है किसके अंदर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर, राइट। ये सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या है बच्चा लोग, तरीके हैं। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हेल्थ और एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को बता भी रखी है, दी गई है अनसीन पैसेज के अंदर। और ये स्टेटमेंट कैसी है, पूर्ण तहत सही स्टेटमेंट है, सही बात यहां पर बोली गई है। और इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बिल्डिंग ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट लेगेसी दैट ओरिएंटेड विद द इकोनॉमिक्स लाइक अमर्त्य सेन एंड महबूबा उल हक वाज कैप्चर्ड बाय द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990. UNDP has long promoted alternative approach to measure human progress along with the HDI. Today we are building on the legacy by exploring how to adjust the environment sustainability so that the government and citizens might better track real progress toward truly sustainable development, right? तो एजुकेशन जो है वो इसके अंदर क्या करने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। क्या करने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मच अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब्स, राइट। किससे रिलेटेड है, हेल्थ, इन्वायरमेंट और जॉब से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है क्वेश्चन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो नेचुरली हमारी इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। इकोनॉमिक के अंदर भी हम लोग क्या देख पाएंगे, ग्रोथ देख पाएंगे। देयर विल बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूं, अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में। किसके साथ में है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर इंक्रीज करनी है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग अचीव करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है तो उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को होती हुई नजर नहीं आएगी, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें यहां पर समझ में नहीं आने वाली है। क्लियर है सबको? चलिए, तो यहां पर क्या है बच्चा लोग, ये कैसा रिलेशनशिप है इनके बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होना।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शंस एंड रीजन केयरफुली। दोनों स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझो और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन आपसे कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म्स impoverished peoples, communities and countries into informed, educated, healthy and productive societies। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, चेंज करता है जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम्युनिटीज है, या फिर जो प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो इम्पोवरिश्ड पीपल है, उनको सभ्य, पढ़े लिखे, हेल्थी और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर, प्रोडक्टिव सोसाइटीज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने में मदद करता है। किसमें कन्वर्ट करने में, क्या करने में मदद करता है, कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवोकेट करता है दैट वेल्थ क्रिएशन दैट जनरेट सोशियो इकोनॉमिक क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेवर करता है वेल्थ क्रिएट करने में, कैसे, सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज को अचीव करके, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की चर्चाएं यहां पर की जाती है। किस कारण में की जाती है, सामाजिक और आर्थिक चर्चाएं यहां पर की जाती है। क्या लगता है आप लोगों को कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट जो दी गई है वो गलत है? और सबसे अच्छी बात कि डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर एग्जामिनर दे रहा है। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन नहीं है। चार ऑप्शन होते हैं कि जैसे कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन करता है, या असर्शन सही है, रीजन गलत है और रीजन जो है वो जस्टिफाई नहीं करता है, तो आप थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। एक और केस स्टडीज के ऊपर आप लोगों के साथ आ चुके हैं और एक और केस स्टडीज को आप लोग एक बार फटाफट से क्या करने वाले हैं, इसे पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद फिर आप लोगों के लिए टोटल हमारे पास इसके बाद एक केस स्टडीज और है, और उसके बाद फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो लगभग क्या हो जाएंगे बच्चा लोग, खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप लोग के साथ कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा और फिर आप लोगों से अलविदा लूंगा और मिलूंगा आप लोगों से रात को 8 बजे एक गेस्ट पेपर के साथ में, जहां पर हो सकता है कि वही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर आते हुए नजर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। फिर से इसको पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड एज द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। किसका क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कि किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन है वो किसे माना जाता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी। इट कंप्राइजेस ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल नाइट नेटवर्क ऑफ पावर टेलीकम्युनिकेशन। निट का मतलब है बुना हुआ, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बुना हुआ चैनल है किसका, पावर का, टेलीकम्युनिकेशन का, पोर्ट्स का, एयरपोर्ट का, रोड्स का, सिविल एविएशन का, रेलवेज का, रोड ट्रांसपोर्ट का एक कंट्री के अंदर, राइट। यानी कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चीजें बहुत बेहतर तरीके से बुनी हुई है, चाहे वो पावर सेक्टर का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ ना, पोर्ट के साथ, एयरपोर्ट के साथ, रोड्स के साथ, सिविल एविएशन के साथ, रेलवे के साथ, रोड ट्रांसपोर्ट का आपस में भी मिले हुआ होना दर्शाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। तो क्या बोला जाता है, कंट्रीज नीड एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हर एक कंट्री को आवश्यकता है किसकी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सके, स्मूथली हो सके, एफिशिएंटली हो सके। द डेफिशिएंसीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ अ नेशन कैन नॉट बी मेड अप थ्रू इंपोर्ट, रादर देन द बेस्ट अप्रोच इज that it must be created within the domestic economy to put in through the higher growth trajectory. However, building of infrastructure requires large and lumpy investment and has a relatively long gestation period. इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के अंदर हमें ठीक ठाक पैसे की, ठीक ठाक मुद्दल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ठाक पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये थोड़ा सा
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ड्यू टू दिस फैक्ट, इस फैक्ट की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो आइदर बिल्ट ऑन और रन बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और इसीलिए ये चीजें सरकार के द्वारा या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या फिर पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही इसको जनरली बनाया जाता है, क्योंकि सरकार ही सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से चीजें करती है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो क्या बोला था, इज परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इज रन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दे मस्ट बी रेगुलेटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वन एंड ऑल इन द सोसाइटी। और सरकार ही प्रतिबद्ध है क्या करने से, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जनरेट करने से या फिर जनरेट करके देने के ऊपर। अब क्वेश्चन के तौर पर आपसे क्या पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द मेन कैटेगरी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। ऊपर दिए गए पैराग्राफ के अंदर आपको बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। क्या ये सोशल है, क्या ये इकोनॉमिक है, क्या ये पर्सनल है, या फिर ये आप लोगों को फाइनेंशियल नजर आ रहा है, राइट, या फिर ये आप लोगों को फाइनेंशियल नजर आ रहा है, किस तरह का नजर आ रहा है, राइट। अगर मैं किस कैटेगरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को किस कैटेगरी के अंदर रख सकता हूं या फिर किस कैटेगरी के बारे में बात की जा सकती है इसके अंदर, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट के चार पर्सपेक्टिव से उस कॉन्सेप्ट को किसी को भी देखा जा सकता है बच्चे, जिसको हम लोग पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। पॉलिटिकल, पी का मतलब होता है बच्चा लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचना। दूसरा होता है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से सोचना या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचना। एस होता है सोसाइटल पर्सपेक्टिव से सोचना। कैसा होता है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से सोचना। और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचना। कैसे सोचना, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजों के बारे में सोचना। अगर इस प्रश्न की मैं बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा की जा रही है। और जब इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा अगर इसके अंदर हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। पॉलिटिकल का मतलब हुआ राजनीतिक, इकोनॉमिक का मतलब हुआ आर्थिक, सोसाइटल का मतलब हुआ समाजिक, और टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या फिर विज्ञान के माध्यम से हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इकोनॉमिकल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सो बी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या कहता है, द डिमांड एंड द सप्लाई गैप ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक पावर ट्रांसपोर्ट कैन बी मेट थ्रू। किसके जरिए हम लोग जो ये गैप है उस गैप को हम लोग मीट कर सकते हैं, कैसे मीट कर सकते हैं। तो क्या इसके अंदर इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है क्या, इसके अंदर कुछ इसके बारे में चर्चा की गई है क्या। Infrastructure facilities either built or run by the government and the public sector enterprises. If private sector is permitted to make investment and run infrastructure project, they must be regulated in ensure quality infrastructure to one and all in the society. अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि पावर ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने क्या करना है, ग्रो करना है। तो जो डिमांड और सप्लाई गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, उसको कैसे हमारे द्वारा अचीव किया जा सकता है, राइट। सो वी कैन से, बहुत बढ़िया, बाय अप्लाइंग और बाय हैविंग दी एक्टिव रोल ऑफ। जब एक्टिव रोल रहेगा इसके अंदर, क्या रहेगा, एक्टिव रोल रहेगा किसका, पब्लिक सेक्टर का। किसका रहेगा, पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, राइट। जब एक्टिव रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा किसका, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो नेचुरली आप लोगों की ग्रोथ जो है वो आप लोगों को होती हुई नजर आएगी। यू विल सी मोर ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ आप लोग इस सेक्टर के अंदर देख पाएंगे, राइट। तो कैसे मीटअप किया जाता है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, क्लियर है सब बच्चों को, चलिए, समझ में आ रहा है सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
दी गई स्टेटमेंट सही है या गलत है, दी गई स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट क्या कहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड एज द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करता हूं किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लड लाइन बोला जाता है या फिर लाइफ लाइन बोला जाता है एक इकोनॉमी की, एक कंट्री की, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है और इसकी वजह से जो उत्पाद है वो बढ़ता है, राइट। कैसे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इसकी वजह से क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। कितने बच्चे इस बात से सहमत है? सर हर कोई बच्चा इस बात से पूर्ण तहत सहमतता रखता होगा कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट बताई गई है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्टेट एनी one reason as to why infrastructure facilities are mainly built on or run by the government and the public sector enterprises, right। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक ऐसा कारण बताइए कि किस कारण की वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसे मेंटेन करना चाहिए या फिर उसे चलाना चाहिए, किसके द्वारा, या फिर उसे मेनली बिल्ड किया जाता है या चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा ही क्यों इसे चलाया जाता है, प्राइवेट के पास ज्यादा रोल क्यों नहीं रहता है। क्या कारण हो सकता है इसका, आइए पैराग्राफ के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकता है इस चीज का। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है वो क्या है, दैट बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर लार्ज एंड लंपसी इन्वेस्टमेंट एंड हैज अ रिलेटिवली लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड। क्या चाहिए होता है भैया, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें ठीक ठाक पैसा, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और ठीक ठाक टाइम इसके अंदर लगता है इसके लिए, राइट। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने की हमें क्या होती है बच्चों लोग, जरूरत पड़ती है। we have to do a great and good investment, और वह सरकार और प्राइवेट सेक्टर ही कर सकते हैं रिलेटिवली, अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं इसे किसी और के साथ में। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी के साथ आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है खत्म होता है। एक और क्वेश्चन, एक और केस स्टडीज आप लोगों के लिए, एक और कॉन्सेप्ट, एक और केस स्टडीज आप लोगों के लिए। और केस स्टडीज क्या कहती है, द बजट एस्टिमेट। देखो अभी तक जो आप लोग केस स्टडीज देख पा रहे थे वो आपने देखा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की केस स्टडीज थी। किसकी थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की केस स्टडीज आप लोग देख पा रहे थे। अब अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। किसका प्रश्न देखने को मिल रहा है, आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए पूछा गया है। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको बोला था कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आपसे चीजों को पूछा जाएगा, लेकिन 5% प्रोबेबिलिटी यह भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो 5% प्रोबेबिलिटी ये रही और उसका क्वेश्चन ये है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, या फिर ये क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन केस स्टडीज का क्या कह रहा है, कहता है द बजट एस्टिमेट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग फॉर 2021-22 इस 34.83 करोड़। जो एस्टिमेटेड टोटल स्पेंडिंग है 21-22 की वो 34.83 लाख करोड़ रुपए की है। रिवाइज बजट लेकर आया जाता है और रिवाइज बजट जो है वो टोटल स्पेंडिंग की बात करता है 34.5 लाख करोड़ की। ग्रोस डोमेस्टिक डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, वो बोलता है इफ वन टेक 14.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी की अगर बात की जाए तो नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 14.5% नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ प्रोजेक्शन को मेजर करने की बात करते हैं, right, given in the budget, and 11% real GDP forecast given in the latest economic survey comes to be 3.4%. This means that central spending should have increased to at least 35.7 लाख करोड़ to keep it unchanged in the real terms.
The fact that it has not happened implies that 2021-22 budget entails a negative fiscal stimulus to the economy. To be sure, one could argue that 2020-21 was an abnormal year and therefore the government is justified in rolling back its welfare spending push as the economy gets unlocked and vaccination gains momentum. Right? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर पूछा गया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर क्या है, विद द राइज इन द रियल नेशनल इनकम द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल विल राइज और फॉल। राइज होगा या फॉल होगा। जैसे जैसे रियल नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो वेलफेयर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। राइट बताइए, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस के ऊपर बात करता है, रियल जीडीपी बेस प्राइसेस के ऊपर बात करता है। बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन अब फटाफट से ये बताओ कि अगर रियल नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज होता है तो जो इकोनॉमिक वेलफेयर है लोगों का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आज मैंने आपको पहले वाले सेशन के अंदर भी करवाया था, जहां पर हमने बात करी थी कि अगर रियल नेशनल इनकम बढ़ती है तो इसकी वजह से वेलफेयर भी हमारा बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आने वाला है। इट विल इंक्रीज। क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। एक बार सारे बच्चे सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो। सबको मजा आ रहा है क्लास के अंदर तो एक बार सेशन को शेयर करना बनता है, वीडियो को लाइक करना बनता है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया सेशन को, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए क्या कहता है। हमारे पास हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी हैं और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी थोड़ी सी डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं क्या, कुछ उनको समझ में आ रहा है कि अच्छे से। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों सब सुन पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को। राइट, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जितना भी सेशंस को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है किसी का? ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, राइट, जीडीपी डिफ्लेटर आप लोगों को दे दिया, नॉमिनल जीडीपी आप लोगों को दे दी और रियल जीडीपी की वैल्यू पूछ ली। लो सर, यानी कि डिफ्लेटर के आधार पर आपको चीजों को दिया गया और आपसे पूछा जाता है कि सर इसके बारे में बताइए। तो आप लोगों को पता ही है कि सर डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर वो कैसे निकाला जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन क्या होता है बच्चा लोग, होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जब मैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करता हूं और उसको 100 से गुणा करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू मुझे 125 बता दी गई इसके अंदर, राइट। मुझे नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 15,000 करोड़ बता दी गई। रियल जीडीपी की वैल्यू मेरे से पूछी गई इसके अंदर और रियल जीडीपी की वैल्यू मैंने लिख दी रियल जीडीपी इंटू मैं 100। अगर मैं रियल जीडीपी की बात करता हूं तो रियल जीडीपी कितना निकल कर आएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 125 गुणा में 100। 15,000 डिवाइडेड बाय 125 गुणा में 100 और 5, 4, 3, 12,000 करोड़ इसका क्या होगा बच्चा लोग, आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, 12,000 करोड़। कितना आएगा, 12,000 करोड़। कितना आएगा, 12,000 करोड़ इसका आंसर रहने वाला है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर 12,000 करोड़ दिया है, जो भी 12,000 करोड़ बता रहा है उसका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। और ये मानकर चलना, ये आपके पेपर से भी ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। पेपर के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जा सके, 1 मार्कर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है 3 मार्कर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है। कॉमर्स बोला, क्या लिखना चाह रहे हो, शिखर सिंह शेरगिल, शिखर सिंह शेरगिल क्या लिखना चाह रहे हो? चलिए, क्लियर है इतनी बात, आगे चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजनिंग हमारे पास दे रखी है। क्या बोला गया है कि रियल जीडीपी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, इज ऑलवेज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। क्या रियल और नॉमिनल जीडीपी हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी? ठीक है। रियल जीडीपी जो है वो बेटर मेजर है प्रमोट करने के लिए पीरियोडिक कंपैरिजन को फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से डिफरेंट ईयर्स के बीच में
क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है? बताइए फटाफट से। पहली वाली स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है बच्चा लोग? गलत है। दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर सही है और हमारे पास असर्शन जो है वो गलत है। रीजनिंग इज गलत, रीजनिंग इज गलत एंड असर्शन, सॉरी रीजनिंग इज करेक्ट। आर सही है और रीजनिंग क्या है हमारी? गलत है। किस चीज की ब्राइटनेस कम कर दूं? किस चीज की ब्राइटनेस कम कर दूं? बताओ बच्चे, क्लियर है इतनी बात? नाउ यू हैव टू आंसर वन थिंग, राइट? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? लास्ट क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडीज का, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली शोज, इट बेसिकली शोज द चेंज इन दी प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के प्राइस लेवल के अंदर क्या चेंज आता है, क्या चेंज प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी के अंदर देखा जाता है, वो दर्शाता है क्या? जीडीपी डिफ्लेटर। क्या दिखाता है? जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइसेस दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द बेस ईयर्स। बहुत बढ़िया, आपने मुझे बेसिकली ये डेफिनेशन बता दी क्या कि भैया जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। आपने मुझे बता दिया कि सर करंट रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी जो होता है वो इसका राइट आंसर होता है। आप वो बताना चाहते हैं। चलिए ग्रेट, क्लियर है सर सब बच्चों को? फटाफट से एक बार बताओ सारे बच्चे फटाफट से एक बार बताओ कि सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ एक बार। क्लियर? ग्रेट। नाउ ये आपके पास कुछ आंसर्स है ना, राइट? ये आपके पास केस स्टडीज के मैंने आंसर्स भी लगा दिए यहां पर। सर एक बार और समझा दो, क्या समझा दे एक बार बताओ, क्या समझना है आपने? एक बार और क्या रिपीट करूं? अमन झा, राइट? जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? ये बताता है चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं? करंट प्राइसेस की बात करते हैं और बेस प्राइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? बेस प्राइस की बात करते हैं और करंट प्राइस की बात करते हैं। तो ये प्राइस लेवल के बारे में बात करता है कि प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है बेस ईयर के रेफरेंस में। अगर मैं करंट ईयर्स के प्राइसेस को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर प्राइस को कंपेयर करने की कोशिश करने लग रहा हूं, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है, वो बात करता है ये। क्लियर है? इसी के साथ आपका बच्चा लोग केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और केस बेस्ड क्वेश्चंस के बाद हम लोग लेकर आते हैं आप लोग के लिए, क्या लेकर आते हैं? आपके लिए लेकर आते हैं क्या क्या क्या? इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। और फिर आप लोगों से मिलूंगा शाम को 8 बजे एक गेस्ट पेपर के साथ में, जहां पर राइट पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ से रिलेटेड चीजें भी मैं आपको बता देता हूं कि देखो जहां पर आपको ना ये ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लो सारे बच्चे, वहां पर मिल जाएगी आपको। ठीक है? क्लियर है? अब क्या समझाऊं यश बेटा, क्या नहीं समझ में आया? क्लियर है इतनी बात? चलिए
अब केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चन, अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने बताई और क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश करी। ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है देन दैट नॉमिनल इंक्लूड करंट रियल प्राइसेस, जीडीपी इंक्लूडिंग बेस प्राइसेस, राइट। ग्रीन जीएनपी का मतलब है जब हम इन्वायरमेंटल रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ग्रीन वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इन्वायरमेंट को, और उसके रेफरेंस में जब हम लोग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में बात की जाती है बेटा यहाँ पे। चलिए, किताब आप कोई भी फॉलो कर लीजिए, किताब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सर कितनी मैराथन लोगे अक्षिता, अब तो मैराथन क्लासेस हो गई, कितनी मैराथन क्लासेस हम लोग लेकर जाने वाले हैं और कितनी मैराथन क्लासेस लेने वाले हैं? सर एक डाउट था, राहुल विश्वास कह रहे हैं कि पूछो बेटा राहुल, क्या डाउट है? चलिए आगे चले क्या, अब आते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर देखो, जो प्रीवियसली आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्कर के फॉर्म में, राइट, उन क्वेश्चंस के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। सर कल क्या होगा? कल नहीं होगा बेटा, आज ही होगा, रात को 8 बजे होगा। कितने बजे होगा? रात को 8 बजे होगा, राइट। लास्ट मैराथन होगी अब सुबह 4:30 बजे, 18 तारीख को सुबह 4:30 बजे लास्ट रिवीजन मैराथन होगी, जब हम लोग रिवाइज करेंगे चीजों को, राइट। अब बात करते हैं कि भैया ये इमेज देखो, ऐसी क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये 1 मार्कर फॉर्म में आपको क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? कहता है सिचुएशन जो है उसको डिटरमाइन करिए कि कैसी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलती है। पहली बात यहां पर ये बोली गई है कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या सिचुएशन आपके सामने यहां पर देखने के लिए मिल रही है। आपको 3 मेन कारण बताने हैं उसके कंट्री के अंदर, है ना। और ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो ये कितने मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा? ये 3 मार्कर फॉर्म में आपके पास ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। कितने क्वेश्चन के बारे में, कितने मार्कर के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा आपको? 3 मार्कर के फॉर्म में। बहुत बढ़िया। अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी कारण हो सकता है, हाई पॉपुलेशन कारण हो सकता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इसका नॉलेज हो सकता है, इसका एक कारण हो सकता है। जब आप इन तीनों कारणों को बताएंगे तो आपने आंसर कैसे करने हैं इसके? पहली बात तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करेंगे पॉइंट वाइज में। कैसे करेंगे? पॉइंट वाइज में क्वेश्चन के क्या करने वाले हैं? आंसर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? पॉइंट वाइज में आंसर करने वाले हैं। Why and how was the private sector required under the IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन? देखो क्या होता है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे, और एक चैलेंजेस ये था कि फ्रंट से लीड कौन करने वाला है। तो फ्रंट से भारत सरकार ने क्या किया? लीड किया। इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू रन फ्रॉम द फ्रंट। कहां से शुरू किया? फ्रंट से लड़ना शुरू किया। किसने? भारत सरकार ने। और भारत सरकार जब फ्रंट से लड़ना शुरू करती है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या बोलती है कि भैया आप लोग क्या करो, हमारे साथ में आप भी चलो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर लॉन्ग रन के अंदर अगर हमें ग्रो करना है, अगर लॉन्ग रन के अंदर अगर हमें ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेकर चलने की। और प्राइवेट सेक्टर साथ में कब आएगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर को साथ में कब लाया जा सकता है? जब यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि पब्लिक सेक्टर किन किन सेक्टर्स के अंदर काम करने वाला है, कौन कौन से सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स के अंदर रहेंगे और कौन कौन सी चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगी। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, वो बात की जाती है। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लो। यहां पर पहला क्वेश्चन किसका? यहां पर जॉब सेंटर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा सकती है, और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो सकते हैं, एक तो हमारे पास सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? इलिटरेसी हो सकता है, राइट। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है। तीसरा अनस्किल्ड यूथ हो सकता है, राइट। स्किल की कमी हो सकती है कि लोगों के पास स्किल नहीं है, राइट। चलिए भैया, सेशन बढ़िया लग रहा है, सबको मजा आ रहा है क्लास के अंदर, समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ यार, इतनी मेहनत आप लोग के लिए हो रही है, एक बार सेशन को बता दो, और फटाफट से एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर भी कर दो यार। मजा आ रहा है क्लास के अंदर या नहीं आ रही है? बताओ भैया, समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? बताओ फटाफट।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लव यू टू बेटा। जीए कह रही है शुड आई फॉलो यू, यू कैन कंपेयर, राइट, ऑल टीचर्स आर गुड। बच्चे सारे टीचर्स बेहतर होते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी टीचर, देखो आई एम नॉट अ हेटर ऑफ एनीवन, राइट, इवन आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स, सारे जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अपने अपने लेवल पर। आपको बस ये होता है कि बच्चों की ट्यूनिंग कहाँ पे हो जाती है। अगर आप लोगों की ट्यूनिंग जिसके साथ बेहतर बन रही है आप उसको फॉलो करिए, आपको मेरा समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ फॉलो करिए, जिसका जहां पर समझ में आ रहा है आप वहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चार्ट को केयरफुली एनालाइज करो। और देखो ये किसका क्वेश्चन है, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है आपके पास? यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को क्या दे दिया गया? एक बॉक्स दे दिया गया। और ये क्वेश्चन कितने मार्कर है? 1 मार्कर क्वेश्चन है। कितना है ये? 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये कितना है? 1 मार्कर क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया कि सर प्लीज लेटेस्ट डाटा ऑफ आईडी लेकर आ जाऊंगा बेटा, उसके लिए भी ठीक है, लेकर आ जाऊंगा उसके लिए भी। सर मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन अंदर से आता है बेटा। मोटिवेशन अगर बाहर से ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो कभी नहीं मिलेगा। यू ऑलवेज नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। अकेले इस दुनिया में आए हो, अकेले ही संघर्ष करना है और अकेले ही इस दुनिया को लीड करना है, राइट। किसी के भरोसे चलोगे तो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। आगे चलना है तो आगे चलने के लिए सबके साथ चलना, मतलब अकेले दौड़ना पड़ेगा, अकेले ही थकना पड़ेगा, राइट, और अकेले ही आगे चलना पड़ेगा भाई, राइट। तो इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर है। जैसे कि आप लोगों ने हिरन देखा ना, हिरन के अंदर क्या होता है? कस्तूरी करके एक एलिमेंट होता है, वो हिरन के अंदर होता है और उसकी बहुत अच्छी सुगंध आती है हिरन को। और हिरन क्या करता है? पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि भैया वो हिरन, वो इतनी अच्छी स्मेल जो वो कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है ना। लेकिन उसे क्या पता, उसके पता ही नहीं होता बेचारे को कि भैया वो स्मेल उसे के अंदर से आ रही है ना। तो उसी तरह से मोटिवेशन भी उसी तरह से कुछ है जो आपके इंटरनली है और आप लोगों को उसे क्या करना है? बाहर लेकर आना है और अपने लेवल पर चीजों को करना है, राइट। यू डोंट नीड एनीवन्स मोटिवेशन, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कस्तूरी मेथी राहुल विश्वास कह रहे हैं कस्तूरी मेथी, वाह। कौन सा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन? गेमिंग विद टूल ब्लेजर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? यहां पर चार्ट को पढ़िए। कैपिटल अकाउंट लिखा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा, एक्सटर्नल बोरोविंग लिखा और एक्सटर्नल असिस्टेंस लिखा। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जा रही है तो जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं ना तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चे लोग? इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम बात करते हैं जल्दी FII की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और FII की बात की जाए तो FII दो तरह से देखी जाती है, एक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। FDI के अंदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात की जाती है। यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहां पर बात होगी FPI की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फटक से क्या कर दोगे? इसको उड़ा दोगे आप लोग। सर आपका दिमाग चाहिए, सर आपका दिमाग चाहिए। मेरा दिमाग क्यों चाहिए भाई? मेरे दिमाग का क्या करोगे? पेपर दे के आने के लिए? ऐसी दे आता हूं मैं तुम्हारा पेपर, प्रियांशु बोल दो तो मुझे। चलिए सर अगला प्रश्न क्या दिख रहा है आपको? कुछ महिलाएं दिख रही हैं। इस पिक्चर्स को जरा ध्यान से समझो और पिक्चर को ध्यान से समझकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करो। आपको सशक्तिकरण देखने को मिलेगा, महिला का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट की बात आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। ये चीजें कंपैरेटिव वाला जो डाटा है एज सच आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो चल जाएगा काम। लेकिन पढ़ लोगे तो ठीक है, लेकिन कुछ ही चीजें पढ़नी है ना, कुछ ही इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। वो मैंने पढ़ाया है क्लास के अंदर, जो मेरी मैराथन क्लास हुई है उसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल में मैंने उसके बारे में चर्चा करी है।
बात की जाती है यहां पर कि वुमेन्स इन द रूरल हाउसहोल्ड टेक अप बी कीपिंग। यहां पे देखो, अगर आपको पिक्चर नहीं दिख रही होगी तो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, मधुमक्खी दिख रही है। एज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के तौर पर ये काम करती है। तो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो है वो इन्विसेज करती है किस टाइप की डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज को ये दिखाता है। तो मुर्गी पालन तो नहीं हो सकता है, मछली पालन तो ये आप लोग को नहीं दिख रहा है, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशु पालन की बात की जाती है। ये किसके अंदर जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। किसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, हॉर्टिकल्चर के अंदर। सर हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कि अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर रखना ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉसेस को आप लोग क्या करने की कोशिश करो, मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो उसके लिए हेज किया जाता है। हेज का मतलब होता है, राइट, हेज का मतलब होता है कि कम से कम लॉसेस करना, लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, Identify the situation depicted in the given image suggest the impact of the indicated situation on the Indian economy। तो भैया ये देखो सर क्या हो रहा है, लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और बच्चे यहां पर याद रखना, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर आएगा आपके एग्जाम में पेपर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। What is the basic difference between the organized sector and the unorganized sector? Organized और unorganized sectors के अंदर क्या 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 फर्क होता है? What is the basic difference between the organized sector and the unorganized sectors? तो इस इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है? इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर, राइट, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क सेक्टर, और या फिर आप लोग बोल सकते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स, राइट, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रही है, राइट, क्लियर। हाँ ये तो अरिहंत के सैंपल पेपर में था, हाँ बिल्कुल उसी के सैंपल पेपर में होगा बेटा। एमसीक्यू ले आओ, एमसीक्यू आज करवाए तो थे, काफी एमसीक्यूज करवाए आज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोवाइड इमेज डिपिक्ट द ग्रोथ ट्रेंड्स ऑफ इंडियंस वर्कफोर्स ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉर्मल टू द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट, फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ट्रांजिशन होना, चेंज होना। हाँ स्टेप मार्किंग होती है, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बेटा, एक सेशन लेकर आऊंगा कल उसके लिए भी। सर हर एक को आपसे पढ़ाना सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने कैपेबल समझा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। ये फिगर है, इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से समझो, एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवंस। यानी कि आपके पास अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इन अल्टरनेटिव से पेयर को समझो और आंसर करने की कोशिश करो। यहां पर नेशनल डैश दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया सबसे पहला एलिमेंट बोला गया नेशनल डैश, दूसरा यहां पर बोला गया नेशनल एक्सपीरियंस, यहां पर बोला गया डैश फेज, तीसरा यहां पर बोला गया नेशनल इनकम, यहां पर बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये बेसिकली साइकिल बताई गई है आपकी, किसकी साइकिल बताई गई है, अगर आप लोग ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की साइकिल जो है वो आप लोग के पास यहां पर दे रखी है। तो सबसे पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, जनरेशन फेज होता है, राइट। तो किस चीज को जनरेट किया जाता है, नेशनल आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, वैल्यू एडेड होता है, प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है, डिस्पोजिशन होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा यहां पर आएगा आपका नेशनल आउटपुट, क्या आएगा यहां पर, नेशनल आउटपुट। फिर क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद क्या आएगा, डिस्पोजिशन फेज आएगा। तो पहले आउटपुट होगा, फिर डिस्पोजिशन होगा, और अगर आप लोग समझ पाते तो तीसरे फेज के अंदर डिस्पोजिशन किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर वैसे भी डायरेक्टली क्या कर देते, बता देते, इसलिए इस ऑप्शन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए था, देख लें क्या, ए नहीं होगा बेटा, एनिमल हस्बेंड्री थोड़ी होगा इसमें, पशुपालन थोड़ी, हॉर्टिकल्चर आएगा, नो गलत। नेक्स्ट, कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द फिगर गिवन बिलो।
एक फिगर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड आपने देखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुल मिलाकर ऐसे ही प्रश्न आपके पास देखने के लिए आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। सर इंडियन इकोनॉमिक्स के 6 मार्क्स वाले केस स्टडीज के आंसर केस स्टडीज में ही होंगे। पॉसिबल ऐसा 1% है बेटा। मैंने इसीलिए तो करवाया आपको कि आपको दो चीज, इसीलिए तो मैंने सारी वीडियो के अंदर क्या बताया, पूरी वीडियो के अंदर पूरी कहानी यही डिस्कस करी है मैंने कि किस तरह से आपको आंसर करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, उसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर वहीं से आंसर दे देगा तो केस स्टडीज बनेगी कैसे? फिर केस स्टडीज बनेगी नहीं सर। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इंटरप्रेट द गिवन फिगर ऑन अकाउंट ऑफ द करंट एनवायरमेंट चैलेंजेस। राइट, यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहां पर आप लोगों को एक एनवायरमेंट दिख रही है ऐसा, ठीक है, ऐसा। राइट, तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग। क्या दिख रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन दिख रही है। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम टाइम से रन आउट कर रहे हैं। एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। आर ऑल सेल्फ रिलायंट वर्कर्स बिजनेसमैन। सेल्फ रिलायंट सारे के सारे बिजनेसमैन कह सकते हैं, पूरी तरह से तो मैं एग्री नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, ठीक है। ये उसके बाद कंडीशन थी, ये कहानी थी, ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। यही चीजें आप लोगों को करनी थी और यही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने थे, इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों के साथ चर्चा करनी थी। आई होप आप सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई और आप लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से मेरा सहयोग दिया, साथ दिया। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फील करता हूँ। और आप सब लोगों ने इतना पेशेंसली सुना और इतने बेहतर तरीके से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लोग बहुत अच्छा करोगे। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे केस स्टडीज क्वेश्चंस हो जाए, चाहे आप लोगों के राइट आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, आप बहुत अच्छा करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलो, गेमिंग विद टूल ब्लेजर 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो कि आप लोगों के पास असर्शन बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सर, बाय सर, टेक केयर। मिलना जुड़ना मत भूलिएगा शाम को 8 बजे, क्योंकि लेकर आ रहा हूं सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर, ठीक है। यू आर आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू सो मच। आउटस्टैंडिंग आप सब हैं और आप सब आउटस्टैंडिंग बनाते हैं हमें, राइट। आप सब की वजह से ही हम सब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा रात को 8 बजे, जहां पर लेकर आ रहा हूं एक गेस्ट पेपर और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं है कि मैं पेपर लीक वगैरह ऐसा कुछ। इसका बेसिक मतलब है कि सर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, राइट। जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, फंसने की प्रोबेबिलिटीज है, उसी के आधार पर, ठीक है। सर भगवान आपका भला करे। 8 बजे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।